जय हिंद साथियों, मैं यशपाल सिंह सिसोदिया। और क्या हालचाल है आप सबके? वड़क्कम, केम छो? मजामा? वेलकम फॉर यू गुरून ऑनलाइन क्लास। और मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक नया कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी का सेकंड लेसन आपके सामने। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो बेटा, इस लेसन में से भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को हम करेंगे सरल से सरल, इजी से इजी लैंग्वेज में सॉल्यूशन। तो आप लोगों से केवल एक प्रकार की रिक्वेस्ट, ओनली फॉर वन रिक्वेस्ट, क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए, कैसी लग रही है क्लास। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए गुरून चैनल के साथ। गुरून 4.0 रीलोडेड। यस, स्टार्ट क्लास। सेकंड लेसन अपने सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। इसमें 11 क्वेश्चन, यानी कि अपने फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट लेसन के पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं 11 यानी फर्स्ट क्वेश्चन इस लेसन का। क्या है? Which of the following area also referred of permanent forest? यहाँ बेटा क्या बात बोली जा रही है? Which of following also referred the permanent forest, यानी कि निम्नलिखित में से स्थायी वन कौन से? ध्यान देना आप यहाँ पर, ये परमानेंट की बात बोल रहा है, स्थायी वन के बारे में बोल रहा है। स्थायी वन कौन से होते हैं? आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहे ऑप्शन। ए, रिजर्व्ड एंड ओपन फॉरेस्ट, यानी कि आरक्षित और खुला वन। बी, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, यानी आरक्षित और संरक्षित वन। सी, अनक्लासेड एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, यानी अवर्गीकृत और संरक्षित वन। और इसके बाद डी, रिजर्व एंड अनक्लासेड फॉरेस्ट, यानी आरक्षित और अवर्गीकृत। तो आपके सामने चार ऑप्शन आ चुके हैं बेटा। आपको यहाँ पर क्या करना है मैं बताऊं। फॉरेस्ट एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। वनों को 3 रूप में बांटा गया है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं पहले से ही बता दूं, यहाँ पर आपका पहला नंबर तो हो गया रिजर्व फॉरेस्ट, तो ये तो हो गया आरक्षित वन, ये फर्स्ट आपका भाग हो गया वन का। अब अपन बात करें संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो ये एरिया आपका, ये तो अपन ने यहाँ पर पढ़ा है फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट। अब ये हो गया सेकंड, तो यहाँ पर ये हो गया सेकंड एरिया। अब अपन चलते हैं थर्ड एरिया की तरफ। यहाँ पर होता है अनक्लासेस, यानी कि ये हो गया थर्ड, जिसे हम कहते हैं अवर्गीकृत। पहला नंबर तो ये है कि आपको वनों के 3 पार्ट याद होने चाहिए। अब यहाँ कह रहा है स्थायी वन यानी कि परमानेंट फॉरेस्ट कौन से हैं? तो बेटा परमानेंट वो होते हैं जहां पर पेड़ पौधों को काटा नहीं जा सकता, जहां पर शिकार नहीं किया जा सकता, और जहां पर पशुओं को जो है चारण नहीं करवाया जा सकता। मतलब यहाँ पर पशुओं को फीडिंग नहीं करवाई जा सकती, वहां चराया नहीं जा सकता, वहां पर वुड कटिंग नहीं हो सकती है, और उस एरिया के अंदर आप किसी भी प्रकार से शिकार वगैरह नहीं कर सकते हो। तो यहाँ आपके सामने ऐसे वन जो है वह बी ऑप्शन में जाता है, ये रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, आरक्षित और संरक्षित वन। बेटा ये वो वन है जिसमें ना तो पेड़ पौधे काटे जा सकते हैं, और ना ही वहां पर किसी प्रकार का शिकार किया जा सकता है, और ना ही वहां पर किसी प्रकार से पशुचारण जो है वो किया जा सकता है। वन नहीं काटे जा सकते, पशुचारण नहीं किया जा सकता, और लकड़ी भी नहीं काटी जा सकती। इसके अलावा संरक्षित वन वो वन है जहां पर आप परमिशन लेके पशुओं को चरा सकते हो, लेकिन लकड़ी नहीं काट सकते और शिकार नहीं कर सकते। अवर्गीकृत वन वो होते हैं जहां पर आप लकड़ी काट सकते हो, पशु चरा सकते हो, लेकिन शिकार नहीं कर सकते। तो मेरा यहाँ पर आपको इतना कहने का मतलब यही था, बी ऑप्शन आपका राइट है, आरक्षित और सुरक्षित। यस, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर। यस, शुरू करते हैं। क्या है 12 क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द चिपको मूवमेंट? बेटा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन एक महान उपलब्धि रही थी, कौन सी रही थी ये बताना है।
निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक महान उपलब्धि रही थी? इनमें से आपको चूज करना है कि चिपको आंदोलन की उपलब्धि कौन सी रही थी। यस, फर्स्ट ऑप्शन आता है डेवलपमेंट इन हिमालय रीजन, यानी हिमालय क्षेत्र में विकास। मोर ट्रीज आर प्लांटेड, यानी अधिक पेड़ लगाने के लिए कहा गया था। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई का सफलतापूर्ण विरोध किया गया। सॉइल इरोजन गेट डिक्लाइन, यानी कि मृदा अपरदन में कमी आ गई। तो यहाँ पर बेटा आपके सामने ऑप्शन 4 है और आपको बताना है कि यहाँ पर ये क्यों लगाया गया था। तो आपके सामने सी ऑप्शन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई का सफलतापूर्वक विरोध किया गया था। चिपको आंदोलन का मेन मोटिव यही था, वनों को बचाना है, कैसे भी करके वनों को काटा नहीं जाना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अमृता देवी, हाँ अमृता देवी, यस नेक्स्ट चलते हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे सबसे मूल्यवान जंगल माना जाता है? बेटा मैंने अभी आपको 3 पार्ट बताए हैं, फॉरेस्ट के 3 पार्ट बताए हैं और ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहे। तो 3 पार्ट कौन कौन से? पहला अपना ये रहा था रिजर्व्ड फॉरेस्ट, यानी कि आरक्षित वन। सी ऑप्शन में प्रमोटेड फॉरेस्ट, यानी संरक्षित वन। फिर बी ऑप्शन में है अनक्लासेड फॉरेस्ट, यानी अवर्गीकृत वन, और इसको अपन ने छोड़ दिया। अब सबसे मूल्यवान कौन सा है? तो मैंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रिसोर्स जो है वो मिल जाते हैं। तो आरक्षित वन आपका यहाँ पर क्वेश्चन राइट जाता है। तो यह आपका सबसे इंपोर्टेंट फॉरेस्ट है और इसके बाद अगर सेकेंड इंपोर्टेंट है तो वो ये है। तो यहाँ पर ये भी रोंग है, ये भी रोंग है। आपका क्वेश्चन राइट जा रहा है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, आरक्षित वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। यस, स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च इन 1973? निम्नलिखित में से कौन सा 1973 में लॉन्च किया गया था? ध्यान से सुनना। फर्स्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, भारतीय वन्य जीव अधिनियम। बी, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। सी, वाइल्ड लाइफ एक्ट, वन्य जीव अधिनियम। और डी, प्रोजेक्ट टाइगर। बेटा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर बात बोली गई है 1973 में लॉन्च करने की। तो ऐसा एक ही एक्ट है, वो है प्रोजेक्ट टाइगर। बेटा यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ बचाना है। बाघ परियोजना 1973 के अंदर आई थी और इससे पहले फॉरेस्ट को रिजर्व करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको उसको प्रोटेक्ट करना मेन उद्देश्य था। तो वह आपके भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, वो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपके जारी हुआ था 1972। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रह जाता है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया जाए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर जो वो राइट जाएगा। अभी फिलहाल के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आपका क्वेश्चन का आंसर जो वो राइट जा रहा है। तो प्रोजेक्ट टाइगर का मेन मोटिव क्या रहा था, क्या किस कारण से प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था? बेटा बात है, जब जंगलों के अंदर बाघों को लगातार मारा जा रहा था, लगातार बाघों की खाल का व्यापार हो रहा था, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसका ट्रेड हो रहा था, इसका बिजनेस हो रहा था, इसे बड़े कीमत पर बेचा जा रहा था, यानी कि हाई प्राइस पर इसकी जो खाल है, लेदर है, उसको बेचा गया था। और इस वजह से एक मोटी कीमत जो है उन्हें मिल रही थी, बहुत बड़ा प्राइस जो है वो उन्हें मिल रहा था। तो इस वजह से टाइगर को मारा जा रहा था। और भी इसके रीजन रहे हैं। इनमें से कई लोग जो इसके मीट को यानी कि इसके मांस की भी बिक्री कर रहे थे। लोगों का मानना था बाघ का मांस खाएंगे तो बाघ की तरह बन जाएंगे। तो इस वजह से भी टाइगर जो है वो लगातार उनकी जो संख्या है, नंबर से उनके, वो लगातार कम होते जा रहे थे। तो यह भी एक कारण रहा था। इसके अलावा कई लोगों का तो मानना यह था कि बाघों की हड्डियों
के चूर्ण को बना के फिर लोगों को वो पिलाया जा रहा था कि अगर आप बाघ के हड्डियों की चूर्ण को दूध में मिलाकर पियोगे कि आपकी हड्डियां भी बाघ की तरह फौलादी हो जाएगी। तो ऐसी मिथ्या चीजों को देखकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था और इस वजह से बाघ जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गए थे। इस वजह से 1973 के अंदर 1973 के अंदर बाघ रिजर्व करने के लिए यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लेकर आए थे। यस, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। Which one of the following state has the largest area under permanent forest? यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में, ध्यान देना, किस राज्य में स्थायी वन के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो आपके स्क्रीन बोर्ड पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं। ए जम्मू कश्मीर, यहाँ पर स्थायी वन तो परमानेंट फॉरेस्ट हम नहीं कह सकते। जम्मू कश्मीर का एरिया एक ऐसा एरिया है जो माउंटेन एरिया है और इस जगह पर पेड़ पौधे जो है वो घने रूप में नहीं हो सकते, तो इसको अपन को स्किप करना पड़ेगा। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वाला है, यहाँ पर घने वन आए हुए हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ देखी जा सकती है, वन और वन्य जीव जंतु दोनों ही यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा वनों का एरिया है, वन्य जीव जंतुओं का एरिया है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मानता हूं मैं इन चीजों में भी वन आए हुए हैं, वन तो राजस्थान में भी आते हैं, तो क्या इसको मान ले वाइल्ड लाइफ एरिया वाला, सबसे स्थायी वन वाला, परमानेंट फॉरेस्ट वाला? नहीं मान सकते बेटा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश को हम यहाँ पर राइट मानते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। यस, स्टार्ट करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? आप लोगों से बेटा बस एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से कमेंट कीजिए, पहले कमेंट कीजिए। कमेंट में देखना चाहता हूं आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, कहां आपको डाउट लग रहा है, कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। आपका सॉल्यूशन करने के लिए गुरून ऑनलाइन क्लास लगाई जा रही है और हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, आप लोगों के इस बार बोर्ड में आने चाहिए 100 ऑफ 100। आउट ऑफ 100 अगर आपके आ गए तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को मिलेगी तो वो मिलेगी गुरून ऑनलाइन क्लास के सभी टीचर्स को। तो आप लोगों के लिए ये क्लास लगाई जा रही है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या क्या आपको आगे पढ़ना है। यस, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? वेयर इज द बक्सर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? यानी बक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बेटा यहाँ पर अपने सामने 4 ऑप्शन है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब। बेटा बक्सा टाइगर रिजर्व केंद्र बंगाल वाला क्षेत्र आता है। ये जलपाईगुड़ी वाला जो क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों के अंदर पाया जाता है। तो बक्सा रिजर्व टाइगर पश्चिमी बंगाल। एक बात और बता दूं मैं आपको, सुंदर वन वाला डेल्टाई जो क्षेत्र है, सुंदर वन वाला जो एरिया, वहां पर भी टाइगर जो है वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पर व्हाइट टाइगर भी मिलते हैं। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि बंगाल एक रूप में टाइगर के लिए फेमस स्टेट है। भारत में सबसे ज्यादा अगर टाइगर रिजर्व है तो वो है बंगाल के अंदर। तो बंगाल आपका यहाँ बक्सा टाइगर रिजर्व राइट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। यस, क्या है ये क्वेश्चन, पढ़ते हैं जल्दी से। When was the Wildlife Protection Act implemented? यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन आपके पहला ही ए ऑप्शन राइट जाता है 1972। तो यह क्वेश्चन का आंसर है कि वाइल्ड लाइफ एरिया को अगर प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रोटेक्शन देना है, तो उसके लिए 1972 में वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो वो पारित किया गया था। यस, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सरल ही है और मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, स्लाइड पर। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या आता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज
पेरियार टाइगर रिजर्व लोकेटेड, यानी पेरियार टाइगर रिजर्व। बेटा यहाँ पर आपको रामास्वामी नायकर पेरियार, आपने अभी आगे हिस्ट्री में जो भी लेसन पढ़े थे उस समय आपने पढ़ाई होगा, तो रामास्वामी नायकर साउथ इंडिया के थे, ये तो कंफर्म हो गया। ओके, साउथ इंडिया के हो गए। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पढ़ना है। देखिए आप यहाँ पर साउथ इंडिया के कौन सा क्षेत्र आता है, उत्तरांचल या उत्तराखंड, नहीं ये तो नहीं आता है। आसाम, ये ईस्ट स्टेट आता है, यानी कि पूर्वी देश राज्य है, नहीं है। केरला, यस केरला साउथ के अंदर है। राजस्थान, ये तो आपके वेस्ट साइड में पड़ता है, तो यहाँ पर केरला। तो यहाँ आपका ऑप्शन पेरियार टाइगर रिजर्व केंद्र जो है वो केरल के अंदर आता है बेटा। और इस क्वेश्चन का आंसर इस हिसाब से भी हिंट के माध्यम से भी अपन दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको आता ही हो, लेकिन आप किसी न किसी हिंट से भी क्वेश्चन को क्रॉस कर सकते हो, उसकी जगह पर नए क्वेश्चन का आंसर जो वो मिल सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये रहा। यस, शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? यस, Simlipal is located in the state of, सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? तो बेटा यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने आता है। ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है झारखंड, और डी ऑप्शन है वेस्ट बंगाल यानी बंगाल। तो यहाँ पर बेटा चार ऑप्शन आपके सामने आता है, और चार ऑप्शन में से आपको सीधा सीधा सा ये क्वेश्चन जो है वो नजर आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने हैं। और सिमलीपाल ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर जाएगा ओडिशा। तो उड़ीसा आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर राइट है। यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा आपका क्वेश्चन। शुरू करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? विच कम्युनिटीज वर्शिप द महुआ एंड कदम्बा ट्रीज ड्यूरिंग द वेडिंग, यानी कि कौन सा समुदाय, ऐसा कौन सा ट्राइब एरिया है वह जो शादियों के दौरान महुआ और कदम के पेड़ पौधों की पूजा करते हैं? ऐसा कौन सा समुदाय है, ऐसी कौन सा फॉरेस्ट एरिया में रहने वाली कास्ट है या वहां का कम्युनिटी है जो शादियों के अंदर महुआ, जिससे शराब बनती है, बेटा आपको पता है इससे वाइन वगैरह बनती है, महुआ से शराब बनती है। तो यह एक ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में महुआ का उत्पादन था, वहीं पर ये जातियां पाई जाती है। तो यहाँ पर पेड़ों की पूजा भी की जाती है और इसको वो अपना देवी देवता की तरह मानते भी हैं। आपके सामने ए ऑप्शन संथाल, यस राइट तो लग रहा है, संथाल राइट ही आ रहा है। यस, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो कभी राइट हो नहीं सकता। इसमें आ गया ऑप्शन मुंडा, यस मुंडा भी राइट ही आ रहा है। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर ए और सी, क्या दोनों आंसर को राइट माना जा सकता है? नहीं, दोनों साथ में नहीं चलेंगे बेटा। हाँ चलो ठीक है, अपने से कंप्यूटर मिस्टेक हो गई है, कंफ्यूजन बनाने में प्रॉब्लम हो गई है तो वो एक अलग बात है, लेकिन दो ऑप्शन राइट हो गए। चलो डी पढ़ लेते हैं। बहुत मुंडाज एंड संथाल, आपके सामने डी ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन साथ में दिए, तो यहाँ पर मुंडा और संथाल दोनों ही आ गए हैं। ये आपके क्वेश्चन का आंसर राइट है। तो यहाँ पर हमने यह क्वेश्चन राइट किया, डी ऑप्शन आपका राइट जाता है। बेटा आप लोगों को ज्योग्राफी के फर्स्ट और सेकंड लेसन को पूरा करवा दिया गया है, और इसके बाद लेसन नंबर आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन लेसनों में से एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो नहीं आने वाले हैं। तो फिर बाद में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 और 7। तो आगे के लिए मैं आगे आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 6th और 7th लेसन आपको कराऊंगा कंटेस्ट, आपके डाउट लूंगा, आपका सॉल्यूशन करूंगा। आप लोगों के लिए गुरुन क्लास लगी हुई है, आप लोगों की समस्या का समाधान करना, आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम। तो इसलिए हम आपके लिए हर समय हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हैं। गुरुन केवल आप लोगों के लिए एक दरख्वास्त चाहता है, वो ये है
कि आप लोगों का साथ चाहिए, और साथ देने के लिए हम केवल एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए, बने रहिए गुरुन चैनल के साथ। हम हैं आपके साथ, गुरुन ऑनलाइन क्लासेज 4.0 रीलोडेड। यस, बिंदास। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। गुरुन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मरुधर परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन किया जाता है। साइंस की क्लास में हमने क्या क्या स्टार्ट कर लिया था, हमने केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, हमने बायो सेक्शन कंप्लीट कर लिया। आज हम हमारे फिजिक्स सेक्शन का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक कहते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिकल के अंदर हमने क्या देखा था, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखी, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखी, न्यूमेरिकल्स देखे। आज हम उन सबको सॉल्व करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इज बीइंग मेजर्ड यूजिंग द वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है। जब हम देखते हैं हमारा जो वोल्ट मीटर होता है क्या मेजर करता है, सर्किट में क्या करंट मेजर करता है, नहीं, हमारा तो ये क्या कौन मेजर करता है, अमीटर। बात करें वोल्टेज इन द सर्किट, नेक्स्ट बात करते हैं द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, जो हमारा हम बात करते हैं एक सर्किट जब हम बनाते हैं तो हम एक बैटरी या एक सेल को इस तरीके से शो करते हैं, यानी इसका बड़ा जो टर्मिनल है उसे हम प्लस में और छोटे वाले को हम यानी स्मॉल वाले को हम माइनस में शो करते हैं। बाद में हम इसमें एक अमीटर लगाते हैं जो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम में लगाते हैं। बाद में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और आगे की तरफ इसे एक की से कनेक्ट कर देते हैं, और बाद में ये हमारा सर्किट कंप्लीट करके इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के यहाँ हमारा वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है। तो ये केवल और केवल क्या कर रहा है, दो पॉइंट्स के बीच में, यानी हमारे रेजिस्टेंस का ही क्या मेजर कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज को मेजर कर रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन, यानी किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। हमने एक ओम के नियम में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यानी जब हमने इसको सॉल्व किया था तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, हमने क्या किया था, L अपॉन A। तो यहाँ पर जो हमारे पास रो आया था यही हमारा क्या दिखाता है, रेजिस्टिविटी को यानी प्रतिरोधकता को दिखाता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, सामग्री की प्रकृति पर, यानी ये जो आपका वायर है ये किस पर किसका बना है, कौन से मटेरियल का ये बना है, जबकि लेंथ और थिकनेस ये रिलेटेड है हमारे रेजिस्टेंस से यानी प्रतिरोध से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है द two device, okay, two device are connected between 2 points A and B in a parallel combination, parallel combination में ये जुड़े हुए हैं, that will remain the same between 2 points। दो उपकरण हमें क्या कह रहा है, A और B में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कौन सी जो है इनमें भौतिक राशि समान होगी। बिल्कुल हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अभी हम बात करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमने प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर हमने जोड़ा था रेजिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ एक और रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दूं, इसी तरीके से एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं, तो केवल और केवल मैं क्या कर रहा हूं, केवल और केवल मैं एक ही वोल्ट मीटर यूज कर रहा हूं, यानी इन पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज डिफरेंस होगा, वो वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा। यानी जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करते हैं तो हमारा क्या कॉमन होगा, वोल्टेज, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में क्या समान होती है, धारा समान होती है, विद्युत धारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में बी एक्सप्रेस, यानी विद्युत शक्ति को हम किस में मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में। हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि 1 kWh हमारे पास क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसकी वैल्यू 3.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, 6 जूल हो जाएगी। या फिर इसे हम कह सकते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल।
बिल्कुल, ये हमने देखा था। इसे ही हम क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। जब आप अपने घरों में मीटर में देखते हैं तो कई बार आप कहते हैं इतने यूनिट बिल आया, तो ये यूनिट क्या है, हमारी विद्युत शक्ति की इकाई है, यूनिट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों, बेटा इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साइंस की क्लास को आप ज्वाइन करिए, सभी सेशन को आप ज्वाइन करिए, ताकि इस बार हमारे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बोर्ड में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट। तो देखिए, करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा। हम जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट उसमें से क्या होगा, फ्लो ही नहीं हो पाएगा या कम फ्लो होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, विपरीत रूप से। एक बढ़ेगा, यानी सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट हमारा सप्लाई ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द विच कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ohm and 4 ohm resistor and 4 ohm resistor offer that least resistance। अब देखिए, हमें इसमें बहुत कम प्रतिरोध चाहिए, तो हमने देखा था कि दो टाइप के हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो जो रेजिस्टेंस आता है वो सबसे ज्यादा आता है, मैक्सिमम आता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस कैसा आता है, बहुत कम आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा राइट आंसर तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला होगा, यानी सीरीज वाले दो तो आपके क्या हो जाएंगे, गलत। अब हमें इसे एक फॉर्मूला से मेजर करना है। हम जानते हैं 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, और इसी तरीके से R नेट निकलता है। तो बात करते हैं 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 कितना दे रखा है, 2 ओम, प्लस इसी तरह 1/R2 कितना दे रखा है, 4 ओम। जब हम इसका क्या ले लेते हैं बेटा, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेकर, तो ये 4 आता है, और इसी तरीके से ये हमारा क्या आता है, 1/Rp हमारे पास आता है 3/4, और Rp की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है हमारे पास, आज रिवर्स हो जाएगा, 4 ऊपर की तरफ 3 नीचे की तरफ। तो ये 1.3 के आसपास इसका आंसर आएगा, जो कि हमारा क्या रहेगा, 1.3 के आसपास इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आएगा बेटा, 1.3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी समांतर क्रम संयोजन में होगा। और नेट इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में पूछा जाए तो Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसी तरीके से रेसिस्टर्स आगे जुड़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें से बिजली यानी हमारी जो विद्युत है वो पास हो सकती है, क्या लकड़ी से, नहीं, ग्लास से नहीं, प्लास्टिक से नहीं, दे आर इंसुलेटर्स, कुछ अलग होते हैं विद्युत के, ऊष्मा के। लेकिन जो कॉपर होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। तभी बिजली विभाग जो हमारा पावर हाउस जो है वो क्या करता है, कॉपर वायर्स इनका यूज किया जाता है, कॉपर एल्युमिनियम के वायर्स का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी, तो इस इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होगी हमारे पहले चैप्टर, इस चैप्टर के पहले पेपर पे ही आपकी इसकी एम्पियर की डेफिनेशन है। हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, I इज इक्वल टू Q/T होता है। और इसी तरीके से एक एम्पियर की अगर डेफिनेशन ले लूं तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1Q/1T, यानी अगर किसी सर्किट से एक सेकंड में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, 1 एम्पियर के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर कर रहा है, एम्पियर मेजर कर रहा है। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मीटर इंस्ट्रूमेंट है। कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम में उसे जोड़ा जाता है, जो हमने अभी एक सर्किट बनाकर दिखाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है, कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़ता है। बात करते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, जो कौन से सीक्वेंस में जुड़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी समांतर क्रम में। हम जानते हैं कि समांतर क्रम के अंदर ही हमारा वोल्ट मीटर
जुड़ता है और क्या दो बिंदुओं के बीच क्या मेजर करता है, विभवांतर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का यानी डीसी का सोर्स कौन सा होगा, हमारा जो सोलर सेल है वो किसका सोर्स होगा, डीसी का, डायरेक्ट करंट का। बाकी हमारे पास ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटर ये हमारे एसी के सोर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है which law states the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference। यानी पूछ लिया गया है ओम का नियम। ओम का नियम हमने पढ़ा, V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी किसी सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V बराबर हमारा क्या होता है, IR होता है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RI। अब देखिए इसी तरीके से R बराबर V अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है, यानी किसी विद्युत धारा और विभवांतर के बीच कौन सा रिलेशन होता है, ओम के नियम से, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है which of the following material is used to make the filament of electrical bulb। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी विद्युत बल्ब का, हमारे जो घरों में बल्ब होते हैं उन बल्ब का फिलामेंट किससे बनाया जाता है, टंगस्टन से बनाया जाता है। हमारा ये उद्देश्य है बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, ताकि यही क्वेश्चन जब आपको बोर्ड के पेपर में मिले तो आप बिना समय गंवाए इसको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा करके आए और लेके आए पूरे में से पूरे नंबर। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, देखिए इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है वॉट। हमने अभी अभी देखा था किलोवाट क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है इलेक्ट्रिकल पावर की, तो हम यूज करते हैं किलोवाट टर्म को। जबकि जूल हमारा किसे मेजर करता है, वर्क को मेजर करता है। एम्पियर हमारा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। और इसी तरीके से यानी विद्युत को मेजर करता है। वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस यानी हमारा विभवांतर को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी अभी हमने देखा था टाइप, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि सर्किट कितने तरह के होते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। यानी ओपन सर्किट है जिसके अंदर आपने की नहीं लगी हुई है, इसी तरह क्लोज सर्किट है की लगी हुई है, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये तीनों तरह के, एक हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखा था। तो सभी तरह के हमारे पास क्या होते हैं, सर्किट पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए हमारे घरों में जो मोटर चलती है वो क्या काम करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है हमारे किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या है, देखिए ओम के नियम से V प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू RI, तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। अगर यहां से एक ओम की डेफिनेशन बनाए तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। अगर किसी सर्किट से 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो और 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस हो तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। यानी ओम किसको दिखा रहा है, रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, विच टाइप ऑफ सर्किट हैज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। यानी कौन से सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के लिए केवल एक ही डायरेक्शन होती है। हम जब सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं, ये हमने लगा दिया R1 रेजिस्टेंस, इसी तरह हमने ये लगा दिया R2 रेजिस्टेंस और इसी तरह हमने लगा दिया R3 रेजिस्टेंस। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में केवल एक ही डायरेक्शन होती है, केवल एक ही दिशा होती है जहां से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर केवल एक डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is a safety device for use electric circuit to prevent damage due to excess current। अब देखिए घरों में हम किसका यूज करते हैं, सुरक्षात्मक उपकरण कौन कौन से होते हैं हमारे पास, वो होता है फ्यूज।
ये फ्यूज क्या काम करता है, जब हमारे क्या होता है, फेज वायर जब हमारे न्यूट्रल वायर से जुड़ जाता है तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इससे हमारे जो एपरेचर्स हो सकते हैं, जो घरों के उपकरण है वो खराब हो सकते हैं। तो कौन बचाता है, फ्यूज। और ये फ्यूज किसका बना होता है, ये हमारे SN का बना होता है और PB का बना होता है, यानी हमारे पास लेड और किसका बना होता है बेटा, टिन का बना हुआ होता है। और ये फ्यूज का क्या होता है, इसी तरीके से फ्यूज आजकल क्या यूज किया जाता है, आजकल यूज किया जाता है MCB का, आजकल MCB का यूज किया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। आपने देखा होगा MCB के जो घरों में बटन होते हैं, जो स्विच होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे उपकरणों को, एपरेचर्स को बचा रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इनमें से तीन तो हमारे कंडक्टर हैं और एक हमारा इंसुलेटर है। कॉपर, कॉपर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, एल्युमिनियम से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, सिल्वर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन ग्लास यानी कांच से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसीलिए इसे कहा जाता है इंसुलेटर। बाकी तीन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है, यानी हिंदी में इसको कहते हैं चालक, हम सुचालक भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी हमारे हमसे पूछा गया है श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का सूत्र। तो देखिए इसी तरीके से जब हमने इसे बनाया था, आपसे ये इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से इसका सर्किट बनता है। ये हमने यहाँ पे एम्पियर अमीटर लगा दिया, आगे हमने R1 रेजिस्टेंस लगा दिया, नेक्स्ट हमने क्या लगा दिया, R2 रेजिस्टेंस लगा दिया, और नेक्स्ट हमने क्या लगा दिया, R3 रेजिस्टेंस लगा दिया, आगे एक की लगा दी और इसे कनेक्ट कर दिया माइनस से। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसके अंदर I जो है वो हमारे क्या है, कॉमन है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसके अंदर V क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो हम बात करते हैं हमारा कैसे आएगा इसका फॉर्मूला। देखिए हमने ओम का नियम पढ़ा था, V इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, IR, V बराबर क्या था बेटा, IR। बात करते हैं इसी तरीके से R1 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, VR, ये हम कह सकते हैं VR नेट इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे VR नेट बराबर हमारे पास हो जाएगा VR1 प्लस VR2 प्लस हमारे पास हो जाएगा VR3 हो जाएगा, और हम जानते हैं V इसमें तो कॉमन है, तो VR नेट इज इक्वल टू हमारे पास V कॉमन है R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ से आएगा, और V से V जब ये कैंसिल होता है तो हमारा R नेट का फॉर्मूला बनता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसी तरीके से आगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। जब श्रेणी क्रम संयोजन में तो ऐसा ही होता है। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, समांतर क्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए डैश इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब हम इस तरीके से बनाते हैं हमारा सर्किट, तो हमने एक माइनस हमारा होता है टर्मिनल, एक प्लस टर्मिनल होता है, हमने मीटर ऐड कर दिया। लास्ट वाले में हम बेटा एक ये हमारे पास यहाँ पर V1 को मेजर करेंगे, यहाँ पे हम V2 को मेजर करेंगे, और यहाँ पर हम V3 को मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ चलते हैं बेटा। जब हम इसमें मेजर करते हैं, ये हमारे पास ये R1 है, यहाँ पर मान लीजिए ये R2 है, और इसी तरीके से ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है, R3 है। तो इन तीनों को हमने क्या कर दिया, एक ही पॉइंट से यहाँ कनेक्ट कर दिया, और इसी तरह हमने यहाँ क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने की लगा दी और ये मेजर कर लेते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे वोल्टेज कॉमन है, V हमारे पास क्या है, कॉमन है, और इसी तरीके से I हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। और इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, देखिए जो डिफरेंट है, I इज इक्वल टू V अपॉन R नेट, ये हम निकाल रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, इसी तरीके से I2 हो जाएगा, इसी तरीके से
I3 हो जाएगा। I1 की जब हम मेजर करते हैं तो V R नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर क्या होता है, I बराबर V अपॉन R, तो ये R1 प्लस इसी तरीके से ये R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। और जब हम इसे देखते हैं तो V हमारे पास क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो 1 अपॉन R नेट हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, यानी V कॉमन है, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 कॉमन है। देखिए V यहाँ पे कॉमन है, V से V कट हो जाएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या निकलेगा, 1 अपॉन R नेट बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज की साइंस की क्लास तो यहीं पे ही, नेक्स्ट क्लास के लिए हम आने वाले नेक्स्ट सर को आमंत्रित करते हैं, और इसी के साथ अगला चैप्टर हम प्रिपेयर करेंगे साइंस का। तो जय हिंद दोस्तों।